लाइव है भाई, लाइव जाना का इस्तकबाल है। मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। आज बात होगी बीजेपी के इंतखाबी मंशूर यानी घोषणा पत्र की, जिसे पार्टी ने संकल्प पत्र का नाम दिया है। आज जानेंगे कि आखिर इस बार क्यों खास है बीजेपी का यह घोषणा पत्र, और ऐसा क्या हुआ जो पहली बार बीजेपी के घोषणा पत्र में अल्पसंख्यक वर्ग का जिक्र तक नहीं किया गया। आपको बता दें कि बीजेपी के संकल्प पत्र में 65 बार प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जिक्र है, जबकि महंगाई का सिर्फ एक बार ही जिक्र किया गया है। कांग्रेस ने बीजेपी के संकल्प पत्र को झूठ का पुलिंदा करार दिया है। बहरहाल आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये अलग है कांग्रेस के इंतखाबी मंशूर से, कांग्रेस के घोषणा पत्र से। कैसे बीजेपी का अलग है ये घोषणा पत्र और क्यों इसे मोदी की गारंटी बताया जा रहा है। इन्हीं तमाम मसलों पर बात करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं कांग्रेस के लीडर तमजीद अहमद साहब, बीजेपी से खेमचंद शर्मा हमारे साथ जुड़ेंगे, समाजवादी पार्टी से अशोक यादव भी हमारे साथ होंगे, आम आदमी पार्टी से बबीता अहलावत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और रजा हुसैन रिजवी साहब जो कि जाने माने सहाफी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तमाम मेहमानों का मैं इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। और पहला सवाल तमजीद अहमद जी आप ही से, क्या कहेंगे? बीजेपी ने कल सुबह ही ये जिसे वो संकल्प पत्र बता रहे हैं, कह रहे हैं, मैनिफेस्टो जारी कर दिया। प्राइम मिनिस्टर वहां पर मौजूद थे, होम मिनिस्टर वहां पर मौजूद थे, राजनाथ सिंह थे वहां पर, जो है फिनांस मिनिस्टर जो है वो भी मौजूद थी। जाहिर तौर पर बीजेपी के जितने भी हुज वो है बड़े लीडर से वो वहां पर मौजूद थे, और कांग्रेस का रद्देमल पर भी इस पर आ गया। जैसे मैंने बताया कि 65 बार प्राइम मिनिस्टर का जिक्र है, मगर महंगाई का सिर्फ एक बार जिक्र है, और माइनॉरिटी का जिक्र करना तो इस बार पार्टी ने गवारा ही नहीं समझा। कांग्रेस का स्टैंड आ चुका है। आप क्या कहेंगे? क्या कुछ है आपकी नजर में बीजेपी का ये घोषणा पत्र, कैसा है? जी नमस्कार, और सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। देखिए, जो आज घोषणा पत्र आया है, सबसे पहले हम लोगों को ये समझना पड़ेगा ये घोषणा पत्र आया क्यों। क्योंकि अगर मैं आपको एक हफ्ते पहले ले चलूं तो सभी भारतीय जनता पार्टी के जितने भी प्रवक्ता थे वो यही कह रहे थे कि हमें घोषणा पत्र हम लोग देते ही नहीं है, और जो भी मोदी जी की गारंटी है वहीं पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे। लेकिन चूंकि कांग्रेस पार्टी ने जब 48 पेज का अपना घोषणा पत्र जारी किया, तो उस घोषणा पत्र को जनता ने बिल्कुल हाथों हाथ ले लिया, क्योंकि उन सारे मुद्दों को उस घोषणा पत्र में जिक्र था जो इस देश की जनता सुनना चाह रही थी, इस देश की जनता जानना चाह रही थी, इस देश की जनता समझना चाह रही थी। चाहे वो रोजगार का मुद्दा हो, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे वो राइट टू अप्रेंटिसशिप हो, चाहे महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना देना हो, तो वो सारे मुद्दों की भरमार थी जिन पे हम चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को भी ये पता चला कि बिना घोषणा पत्र के अब काम चलेगा नहीं। तो जब इनको पता चला तो इन्होंने बहुत जल्दी में, मतलब आप समझ सकते हैं कि इसमें इतनी जल्दी में इन्होंने बनाया कि इनको पता भी नहीं है कि किन मुद्दों पे पता नहीं। ये बात उसमें शामिल, तमजीद साहब, मुझे नहीं मालूम कि ये बात आप किस बिना पर कह रहे हैं, जबकि घोषणा पत्र की जो उनकी जो मैनिफेस्टो कमेटी थी उसकी सदारत राजनाथ सिंह कर रहे थे, और वो बहुत पहले बन चुकी थी। तो ये हवाई बातें आप क्यों कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं, तो आप इतनी हल्की बात कैसे कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। आप खुद समझिए, ये समिति बहुत पहले नहीं बनी। मुझे नहीं पता कि आप किस बिना पे कह रहे हैं कि अरे भाई, मैं कह रहा हूं आपको, मैं आपको झूठ बोलूंगा यहाँ बैठ करके? आप बिना पढ़े ही, बिना मतलब जानकारी के बैठ गए हैं शायद। आपको पूरी बात पता होना चाहिए। कितने महीने पहले मैनिफेस्टो कमेटी बनी थी? आपका घोषणा पत्र 10 दिन पहले आया है। कैसी बात कर रहे हैं आप? नहीं, अब आप बताइए। कंपनी कमेटी अब आप बता दीजिए। मैं बता रहा हूं ना, तकरीबन 1.5 महीने से ज्यादा हो गया इस कमेटी को बने हुए। आप देख लीजिए जाकर के। वही मैं आप बात हवा में मत कीजिए भाई, हवा में बात मत कीजिए। जो भी है, आप नेशनल टेलीविजन पर बैठे हुए, जो भी बात है ऑथेंटिक कीजिए प्लीज। देखिए, आप लोग भी दबाव में मत आइए। मैं कोई दबाव में नहीं हूं, मैं आपको ठीक कर रहा हूं, क्योंकि आपको लाखों लोग देख रहे हैं टेलीविजन पर। अगर आप झूठ बोलेंगे, गलत बोलेंगे, तो आपकी इमेज खराब होगी। मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं आपको टोक रहा हूं, आपको कह रहा हूं। मेरी बात सुनिए, बोलने दीजिए भाई। अब आप भी दबाव में मत आइए। भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक, आपके यहाँ भी काफी प्रवक्ता बैठे होंगे, सारे प्रवक्ता जब तक मेरे जानकारी में जितने भी प्रवक्ता थे, सब यही एक बात कहते हैं, मोदी जी गारंटी पे हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं, मोदी जी गारंटी पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। क्या जरूरत पड़ गई कि 76 पेज का डॉक्यूमेंट? आखिरी बार इन्होंने कब घोषणा पत्र जारी किया था? आप मेरे को थोड़ा बता दीजिए, किस चुनाव में इन्होंने घोषणा पत्र जारी किया? मेरे भाई, 2009 में इनका घोषणा पत्र आया, 2014 में घोषणा पत्र आया, 2019 में भी आया। ये तो हर बार करते हैं, वो संकल्प पत्र नाम देते हैं उसका। क्या बात कर रहे हैं आप? मैं आपकी बात पे आने जा रहा हूं। 2009 और 2014 की बात आपने छेड़ के बहुत अच्छी बात कही। तो जो 2024 का जो घोषणा पत्र है, इन्होंने इस घोषणा पत्र में, इस पुलिंदे में मान लिया है कि 2009 में और 2014 में जो उन्होंने बोला था वो झूठ बोला था। वो झूठ की बुनियाद पर उन्होंने घोषणा पत्र बनाया था। अब आप बताइए, उन्होंने 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, इस घोषणा पत्र में कहीं रोजगार का जिक्र है कि 2 करोड़ हम देंगे? किसानों के लिए एमएसपी की बात की थी, इस घोषणा पत्र में कहीं एमएसपी का जिक्र है क्या?
किसानों की आय दुगनी की बात करने की कही थी इस घोषणा पत्र में, कहीं आपको दिख रहा है क्या? तो जितना झूठ इन्होंने बोला था 2014 में, उन सबका खुलासा इन्होंने कर दिया है कि हमने 2014 में झूठ बोल के सरकार बनाई। तो 2024 में जो इन्होंने अपने घोषणा पत्र में डाला है वो भी एक झूठ का पुलिंदा है। निश्चित रूप से मैं आपसे एक बात स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि आप लोग भी किसी दबाव में मत आइए। भारतीय जनता पार्टी पता की नहीं क्यों सरकार यह बात करें आप बार बार। भाई मैं आपको करेक्ट कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि जो आप बोले हैं वो ऑथेंटिक बोले, गलत ना बोले। आप ये कैसे कह सकते हैं कि कांग्रेस का घोषणा पत्र जब जारी हुआ उसके बाद आनंद फाने में इन्होंने घोषणा पत्र, अरे भाई घोषणा पत्र की कमेटी बन गई थी, अच्छा खासा वक्त उसको हो गया। रजा हुसैन रिजवी साहब, अच्छा ठीक है मैं आऊंगा वापस। रजा हुसैन रिजवी साहब, किस तरीके से आप देख रहे हैं? और जो तमहीद साहब कह रहे थे, मतलब आपको क्या लगता है उनके बयान को सुनकर के? मतलब एक बचकानी बात उन्होंने कह दी कि वो तो आनंद फानन में कांग्रेस को देख करके जो है वो घोषणा पत्र बनाया। क्या है आपका रिएक्शन, कैसे देख रहे हैं आप इसके बीजेपी के घोषणा पत्र को? देखिए, देश में जितनी पार्टियां हैं, जी, चाहे वो बड़ी हो चाहे वो छोटी हो, हाँ, इलेक्शन में जाने से पहले वो अपना मैनिफेस्टो देते हैं, अपना संकल्प पत्र देते हैं। और वो एक नियम है, एक कायदा है, कानून है चुनाव में जाने से पहले कि साहब हम क्या क्या करेंगे और हम क्या क्या करना चाहते हैं और हम इस आधार पर आपसे वोट मांग रहे हैं। ये सीधा सीधा ही मसला होता है। बिल्कुल। तो कोई भी जो है वो राजनीतिक पार्टी घोषणा पत्र पर कहें या संकल्प पत्र कहें आनन फानन में नहीं जारी करता। ये बिल्कुल गलत है और ये बिल्कुल गलत सोच से बात कही जा रही है, क्योंकि ये जितने भी चुनाव हुए हैं और जो बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं उनके जो मैनिफेस्टो, उनके जो घोषणा पत्र है, उनके जो संकल्प पत्र है, वो बहुत तेजी से शाया होता है और बहुत तेजी से लोग जानते हैं। लेकिन जो छोटी पार्टियां हैं वो भी मैनिफेस्टो जारी करती हैं, लेकिन उनके मैनिफेस्टो इतने ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं हो पाते। वो अपने स्तर से पंपलेट बांध के, बुकलेट बना के या उसका जो है वो ब्रोशर निकाल के वो आम जनता के बीच में जाते हैं और बताते हैं। जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र नाम से 2014 में, 2019 में भी कोई मैनिफेस्टो नहीं जारी किया। उन्होंने कहा संकल्प पत्र, यानी हम जो चीज कह रहे हैं वो हम संकल्प के साथ कह रहे हैं। ये हमारा संकल्प है और इस संकल्पों को हम जो है 5 साल में पूरा करने की कोशिश करेंगे, ये रहता है। और जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनका चाहे घोषणा पत्र हो, चाहे मैनिफेस्टो हो, चाहे संकल्प पत्र हो, वो अपने हिसाब से बहुत अच्छा तैयार करने की कोशिश करते हैं। और इसको हम एक भाषा में कह दें कि लोक लुभावन कोशिश करते हैं कि आम जनता हमारा मैनिफेस्टो पढ़े, हमारा घोषणा पत्र पढ़े, हमारा संकल्प पढ़े तो हमारी तरफ आकर्षित हो और आकर्षित हो करके वो अपना मत हमारे फेवर में करे। भारतीय जनता पार्टी ने जो मैनिफेस्टो जारी किया है उस मैनिफेस्टो में उनका ज्यादा जोर जो रहा है वो गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी पर। अभी आपने कहा कि इस मैनिफेस्टो में रब्बानी साहब के अल्पसंख्यक का नाम नहीं लिया गया, तो मैं जानना चाहता हूं, आप बहुत सीनियर सहाफी हैं और पूरी देश दुनिया देखते हैं, क्या गरीब अल्पसंख्यक नहीं है? हाँ। क्या युवा अल्पसंख्यक नहीं है? क्या अन्नदाता किसान अल्पसंख्यक नहीं है जी। क्या नारी अल्पसंख्यक नहीं है? और मैं तो चाहता हूं कि सर बात ठीक है आपकी। देखिए सर, देखिए मेरी बात सुनिए, बात ठीक है आपकी। 2009 में बहुत सारे इश्यूज रखे गए थे। 2009 का जो घोषणा पत्र था बीजेपी का, संकल्प पत्र या जो भी उस वक्त नाम रहा होगा, उसमें 24 बार जिक्र था, चाहे वो वक्त प्रॉपर्टीज का मसला हो या दूसरे इश्यूज थे, अल्पसंख्यकों के इश्यूज को एड्रेस किया गया था। 2014 में 4 बार जिक्र था, 2019 में भी 1 बार जिक्र था कि अल्पसंख्यक समाज की तरक्की के लिए काम होंगे, ये होंगे, मगर 2024 में 0 है। ये बात तो सही है। देखिए ये तो आपने लीपापोती कर दी कि साहब वो जिक्र अगर किसानों का हो रहा तो वो भी मुसलमान है, तो फिर तो क्या नाम है, आप कह दीजिए भारत की जनता कि भारत की जनता का घोषणा पत्र है, फिर उसमें महिलाएं मत गिनाइए, युवाओं को मत गिनवाइए, फिर जो है वो बेरोजगारों को मत गिनवाइए, सारी भारत की जनता ही है। ये क्या बात हुई? देखिए रब्बानी साहब, जो आप बात कह रहे हैं, हाँ, उस बात को जरा समझने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी का अपना कहने का मकसद है कि हम मुसलमानों को अल्पसंख्यक नहीं मानते, हम मुसलमानों को मेन स्ट्रीम में लाना चाहते हैं। ये अल्पसंख्यक बना करके उनको हम अलग नहीं करना चाहते। और पार्टी के अंदर अल्पसंख्यक मोर्चा है, राष्ट्रीय स्तर पर भी और सूबाई स्तर पर भी है। वो तो हर पार्टी में, ऐसा नहीं कि तो नहीं, फिर बिल्कुल सही, इनको भी हटा देना चाहिए। बिल्कुल आप जो कह रहे हैं सही है, लेकिन इंटरनल ये बात होती है जो हमें कान में हमारे तक बात आती है कि साहब ऐसा है, ये मेन स्ट्रीम में नहीं, अल्पसंख्यक मोर्चा बना के अलग क्यों करें? और अल्पसंख्यक मोर्चा बना के बताइए कौन सा अल्पसंख्यकों को फायदा हुआ है, आप बता दीजिए कि साहब अल्पसंख्यकों की मोर्चा बना के अल्पसंख्यक
जो बना करके इनकी बहबूदी के लिए, इनकी तरक्की के लिए बहुत काम कर दिया। इससे पहले की सरकारों ने किसान मुसलमानों की बहबूदी करके बहुत सी यूनिवर्सिटी खुल गई, बहुत सा मेडिकल कॉलेज खुल गया और मुसलमान जो है वो अब जो है तालीम में बहुत आगे निकल गया। आप बताइए, मैं तो आपसे पूछना चाहता हूँ, तो अल्पसंख्यक अलग करके हमें कोई तरक्की मिल जाए तो ठीक है, लेकिन हमें वो तरक्की नहीं मिली। हमें अलग करके जो तरक्की मिलना चाहिए, और तरक्की क्या, और आप कमेटी बना करके, सच्चर कमेटी बना करके हमको आपने बता दिया, हमारी रिपोर्ट ले ली कि हम कितने पानी में हैं, और उस रिपोर्ट लेने के बाद क्या हमें इज्जत देना चाहते थे कि हमें बेइज्जत करना चाहते थे? आप रिपोर्ट अगर कोई बनवाई है आपने, तो हमारी बहबूदी के लिए काम कीजिए, उस पर अमली जामा टहलाइए, अमली जामा पहनाइए कि हमारी क्या तरक्की होनी चाहिए। हमें तो आपने बता दिया कि एक तबके से हम नीचे हैं, तो हमें क्या बताना चाहते? बेइज्जत करना चाहते थे कि हमारी बहबूदी, हमारी तरक्की करना चाहते? नहीं किया उन लोगों ने, लेकिन हमारा आंकड़ा निकाल लिया सच्चर कमेटी से कि हम कहां खड़े हैं। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। और बबीता जी क्या कहेंगी, क्या रिएक्शन है आपका? जाहिर तौर पर चूंकि इसको तो झूठ का पुलिंदा बता दिया कांग्रेस ने, और कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो था उसको बीजेपी अपने हिसाब से बता रही थी, वो तो मतलब बहुत आगे निकल गई बीजेपी तो इस मामले में, ना जाने क्या क्या कहा उसको, जो है मुस्लिम लीग का विजन डॉक्यूमेंट बता दिया और पता नहीं उसको कहां से जोड़ दिया, कहां से उसमें जो है मुस्लिम लीग नजर आ गई उनको। इसके ऊपर भी बड़ा हंगामा हुआ। क्या कहेंगी? बीजेपी जाहिर तौर पर उसको मोदी की गारंटी भी बता रही है और संकल्प पत्र भी बता रही है। आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड इस पर? हमारे हिसाब से ये एक जुमला पत्र है। जैसे कि मोदी जी ने अब तक इतने बड़े बड़े जुमले छोड़े हैं, हर इलेक्शन से पहले वो बड़े बड़े जुमले छोड़ते हैं, और ये भी एक जुमला पत्र ही है। क्योंकि जो पिछली बार मोदी जी ने वादा किया था 2 करोड़ रोजगार देने का, महंगाई कम करने का, ये सब वादे सब झूठे निकले। कुछ भी, एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। 2 करोड़ रोजगार 10 साल में 20 करोड़ रोजगार उनको देने थे, लेकिन पिछले 10 साल में उन्होंने शायद 20 लाख भी रोजगार नहीं दिए होंगे लोगों को। और आज के टाइम में मैं आपको बता दूं, यूथ एम्प्लॉयमेंट ऑल टाइम लो पे है, और आंकड़े बताते हैं कि 25% युवा बेरोजगार हैं, जिसमें से ग्रेजुएट जो है वो 45% युवा बेरोजगार हैं। और पिछले 10 साल में ये मोदी जी ने किया है। और इनका एक नारा था, बहुत हुई महंगाई की मार। पिछले 10 साल में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स देखेंगे तो 70% महंगाई बढ़ गई है, और ये पूरी दुनिया में टर्की के बाद हमारा दूसरे नंबर पे आता है महंगाई दर। और भारत में इन्होंने नौकरियां देने का वादा किया था, वो दी नहीं इन्होंने, महंगाई कम की नहीं इन्होंने, और ना तो जीडीपी हमारी ऊपर आई, और महंगाई ऊपर जा रही है, जीडीपी ऊपर नहीं जा रही है हमारी। आप ये बताइए कि हर बार ये बड़े बड़े जुमले करके आ जाते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, और बाद में इलेक्शन जीतने के बाद सारे वादे भूल जाते हैं। तो इसको तो सरासर हम जुमला पत्र ही कहेंगे। हमेशा बड़े बड़े जुमले करते हैं मोदी जी, बातें बड़ी बड़ी होती है, लेकिन काम जनता के लिए कुछ नहीं किया जाता। और इस घोषणा पत्र में 75 पेज का घोषणा पत्र है ये, इसमें कहीं भी ना एमएसपी पे जिक्र किया गया है, ना किसानों की जो इन्होंने वादा किया था पिछली बार भी कि दुगना कर देंगे किसानों की आय को, वो उन्होंने कहीं भी जिक्र नहीं किया इस घोषणा पत्र में। और ऊपर से 3 काले कानून लाके किसानों की कितनी बुरी दुर्दशा करी, 700 किसान शहीद हो गए उसमें। बिल्कुल ठीक है। जाहिर तौर पर तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक यादव जी भी साथ हैं हमारे समाजवादी पार्टी से, उनकी भी राय जरूर जानेंगे हम कि क्या कुछ कहना है उनका जो बीजेपी का संकल्प पत्र है। और बीजेपी उत्तर प्रदेश में लगातार इस बात के जो है वो दावे कर रही है, मतलब लगातार ये कह रही है कि जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश जो है आबादी के लिहाज से भी और पार्लियामेंट में सीटों के लिहाज से भी और असेंबली के हिसाब से भी सबसे बड़ा सूबा है। 80 की 80 सीटें जीतने के वो दावे कर रही है। और ऐसे में संकल्प पत्र, घोषणा पत्र, उसका कितना असर लोगों पर दिखता है? क्योंकि एक जो रिपोर्ट्स आती हैं, जो स्टडी है, वो कहती है कि तकरीबन 3-3.5% लोगों के ऊपर ही किसी भी घोषणा पत्र का, मैनिफेस्टो का असर होता है। उत्तर प्रदेश के लिहाज से आप इस घोषणा पत्र को कैसे देख रहे हैं? अशोक यादव जी क्या कहना चाहेंगे, कितना असर जो है वो यूपी की आवाम के ऊपर डालने वाला है? एक तरफ जो है वो एनडीए है, मतलब बीजेपी और उसकी जो साथी जमातें हैं वो हैं, एक तरफ जो है वो समाजवादी पार्टी का पीडीआई भी है, उधर कांग्रेस भी है, तमाम मिलकर के लड़ रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे उत्तर प्रदेश के हिसाब से? अगर हम इस घोषणा पत्र को देखें, इस संकल्प पत्र को देखें, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ असर डालने वाला है ये? देखिए रबानी साहब, घोषणा पत्र की बात कर लिया जाए या संकल्प पत्र की बात कर लिया जाए या कोई और पत्र की बात कर लिया जाए, कि जैसे अगर किसी गधे को अगर हम घोड़ा बोल दें तो घोड़ा नहीं हो जाता। अगर कोई घोषणा पत्र को संकल्प पत्र बोल दे या कोई और पत्र बोल दे, गारंटी पत्र बोल दे, मोदी पत्र बोल दे, कुछ और पत्र बोल दे, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ पड़ता है
कि जो कहा गया वो कितना किया गया, सबसे बड़ा सवाल यही है। तो अभी तक तो 2014 का इनका घोषणा पत्र देख लीजिए, 2019 का घोषणा पत्र देख लीजिए, और हम तो नहीं कुछ कर रहे हैं, इन्हीं के घोषणा पत्र पे जो माननीय गृह मंत्री जी है, क्या उन्होंने बोला था, बात उनसे पूछी गई थी तो उन्होंने कहा तो एक जुमला था जो इनका सबसे बड़ा मुद्दा था घोषणा पत्र में, काला धन लाने का और सबके खाते में 15 लाख रुपए जमा कराने का। हाँ। जी जी, तो मैं एज ए अपोजिशन अगर कहता तो बात अलग है, उन्हीं के नंबर टॉप 2 के नेता माननीय अमित शाह जी ने कहा थे तो जुमला था। तो आप संकल्प पत्र बोल दीजिए लेकिन जनता तो उसको जुमला पत्र ही समझेगी, आप गारंटी पत्र बोल दीजिए लेकिन जनता उसको जुमला पत्र ही समझेगी, झूठ का पुलिंदा ही समझेगी। हाँ। क्योंकि आपने इसके पहले जो किया वही जनता समझ रही है। अच्छा, दूसरी बात ये कर रहे हैं कि हम 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बना देंगे, ये कर देंगे, इकोनॉमी हम ये कर देंगे। अरे भैया 10 साल में आपने क्या किया? कूद के पांव पालने में दिख जाते हैं। आप 10 साल से क्या कर रहे हैं देश के साथ? आप कह रहे हैं हम 2047 तक, आपने 2014 में जो वादे किए थे कि हम किसानों की आय 2022 तक दुगनी कर देंगे, तो क्या वो आय दुगनी 2047 तक आप करेंगे? आपने कहा था इस देश से महंगाई बेरोजगारी हम हटाएंगे, आप 2047 तक हटाएंगे। इसका मतलब हर बात को ये भारतीय जनता पार्टी हम 2047 तक, मतलब जैसे रसिया में या वहां पे चाइना में या नॉर्थ कोरिया में वहां के जो शासक हैं वो कोई न कोई तिकड़म लगा करके अपने आप को लाइफ टर्म शासक घोषित कर देते हैं। तो ये इसी तरह के दिशा में एक कदम है कि 2047 तक का जुमला फेंक दो ताकि 2047 तक हम रहें शासन में, कोई हमसे नहीं कहे नहीं मोदी जी ने बोल दिया 2047 तक, तो 2047 तक तो चुपचाप जो है धैर्य से बैठो और मोदी जी को देखो 2047 तक। तो इस तरह की जुमलों में जनता नहीं फंसने वाली है। आपने पर्टिकुलर यूपी की बात अगर हम कर लें तो यूपी के लिए भी बड़े बड़े वादे आपने किए थे, लेकिन यूपी के साथ आपने किया क्या? यूपी में आपने जिस तरह से हमें लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में या बहुत कम देशों में ऐसा होगा कि जहां सारी परीक्षाएं लीक हो जा रही हैं, और इसका दंश कौन झेल रहा है? उत्तर प्रदेश का लगभग 60 लाख से ऊपर वह बेरोजगार जो सड़कों पर लगातार हफ्तों परेशान रहा अपना सेंटर खोजने में, अपने परिवार के साथ। कई मतलब आपने देखा होगा वो समस्या जो 60 लाख लोग सड़कों पे घूम रहे थे 3-4 दिन तक, उनके साथ, और न जाने कितने लाख लोग आज 7 सालों में योगी सरकार के सड़कों पे घूमे खाक छाने, और उसके बाद रिजल्ट आया पेपर लीक। अग्निवीर की बातें किए थे, अग्निवीर। आप बताइए कि हमें लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में आज तक कोई ऐसी सरकार नहीं बनी थी जो देश की सेना को कमजोर करे और साथ साथ देश के युवाओं की भी कमर तोड़ दे। देखिए अग्निवीर दोधारी तलवार है, एक तरफ सेना में गोरखा रेजिमेंट की आप अगर पूछेंगे वैकेंसीज नहीं भरी जा रही, गोरखा कह रहा है कि हम नहीं जाएंगे, और गोरखा जो है सैनिक सबसे लड़ाकू बहादुर सैनिक माने जाते थे पहाड़ी एरिया के लिए। आज हमारे देश की सेना कहीं न कहीं अग्निवीर की योजना से कमजोर हो रही है। आज हमारे देश का जो जवान जो कि जाता था सेना की नौकरी में और सीना तान के देश की सेवा करता था और उसको सारी सुविधाएं मिलती थी, आज उसका परिवार दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। तो ये सारी स्थिति अगर भाजपा के देखा जाए तो ये महंगाई की बात नहीं करेंगे, बेरोजगारी की बात नहीं करेंगे, और कोई बात नहीं करेंगे, जाति जनगणना की बात नहीं करेंगे, आरक्षण की बात नहीं करेंगे, ये बड़ी बड़ी बातें खाली करेंगे। अभी हमारे साहब बोल रहे थे कि अल्पसंख्यक क्यों बोल रहे हैं? अरे भैया 80-20 का नारा कौन लगाता है? 80-20 का नारा हम लोग तो लगाते नहीं। सही, और वो भी चीफ मिनिस्टर थे जो मतलब चीफ मिनिस्टर रहते हुए, और 2022 के जो असेंबली इंतखाबात थे उत्तर प्रदेश के उसमें ये बात कही गई थी, 80-20 की बात कही थी कि ये जो मुकाबला है, ये जो लड़ाई है 80 वर्सेस 20 की है, 80 वर्सेस 20 की। तो जाहिर तौर पर ये आपने इशारा बिल्कुल सही किया और ये बात सच है। तमजीद साहब, आप ये बताइए कि जैसे कांग्रेस ने 25 गारंटी दी है, 10 न्याय की बात की है, उधर ये कह रहे हैं, मतलब बीजेपी वाले कह रहे हैं कि इकलौता भारी है सबके ऊपर और मोदी की गारंटी ही सबके ऊपर भारी है। तो 25 गारंटी वर्सेस मोदी की गारंटी, उसको कैसे आप देख रहे हैं और किस तरीके से एकजुटता के साथ कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक आगे बढ़ रहा है? और क्या आप मानेंगे कि ये जो संकल्प पत्र की बात वो कही है, मोदी गारंटी की बात उन्होंने कही, और जैसे मैंने पहले बताया था कि मोदी साहब का जो जिक्र है वो 65 बार है और 2014 का जो उनका मैनिफेस्टो था महज 3 बार जिक्र था। यानी कुल मिलाकर के हर बात में मोदी मोदी मोदी, हर काम मोदी जी ही करेंगे, प्राइम मिनिस्टर मोदी करेंगे, कोई और नहीं करेगा, पार्टी में कोई और है नहीं। इसका मतलब यह है, जाहिर तौर पर बीजेपी का कोई लीडर होता तो उससे जवाब जरूर मिलता, मगर कुछ देर के बाद खेमचंद शर्मा हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे जरूर जवाब लिया जाएगा। 25 गारंटी वर्सेस मोदी की गारंटी, कैसे आप इसको देख रहे हैं तमजीद साहब?
चूंकि वो रास्ते में है, टेक्निकल इशू है उनके साथ, वो रास्ते में है। रजा हुसैन रिजवी साहब, मैं आपसे पूछूंगा किस तरीके से आप देख रहे हैं। एक तरफ तो अकेले नरेंद्र मोदी हैं, वो कह रहे हैं हर बात में मोदी की गारंटी है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी की बात में यकीन करो, इकलौता मोदी सब पर भारी, वो पार्लियामेंट में भी बोलते हैं और जो चुनावी रैलियां हैं उसमें भी बोलते हैं। यहां पर कैसे आप देख रहे हैं, चूंकि कांग्रेस ने भी 25 गारंटियां दी हैं, 25 गारंटी की बात की है, उसमें अलग अलग तरह की गारंटीज हैं। 10 न्याय की बात उन्होंने की है, उसमें भी अलग अलग न्याय है। वो महिलाओं के लिए भी न्याय की बात कर रहे हैं, वो अल्पसंख्यकों के लिए भी कर रहे हैं, नौजवान तबका जो वर्ग है उसके लिए भी कर रहे हैं। कैसे देखते हैं 1 वर्सेस 25 गारंटी? देखिए, मैं तो देख रहा हूँ लखनऊ में जो बैनर लग रहे हैं उसमें लिखा भी जा रहा है मोदी सरकार, नीचे रहता है भाजपा सरकार, लेकिन ऊपर तो यही रहता है कि मोदी की सरकार, मतलब मोदी की सरकार को ही आप जिताइए, बढ़ाइए। और ये सही है कि भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ा नाम जो है और बड़ा चेहरा जो है वो नरेंद्र मोदी जी है, और ये लोगों को महसूस भी होता है, और उनके कैंडिडेट को भी, उनके प्रत्याशी को भी, कि मोदी जी के नाम पर पूरे देश के अंदर एक वोट हमें अच्छे तरीके से मिल सकता है, और वही मेरा चेहरा है, वही उसके जो है जिताने वाले जो है नाम है उनका। अब आप देखिए जो इन्होंने मैनिफेस्टो दिया है, मैनिफेस्टो बहुत ही समझदारी से मैनिफेस्टो दिया। उन्होंने कहा भाई साहब सीए लागू करेंगे, यूसीसी कानून लाएंगे, वन नेशन वन इलेक्शन जो हकीकत में बनाएंगे, यानी उसको लागू करेंगे। और उसके लिए जाहिर सी बात है उन्होंने एक कमेटी बनाई थी पूर्व राष्ट्रपति जी के जो अध्यक्षता में, उस रिपोर्ट की कमेटी आ भी चुकी है। अब उस पर स्टडी हो रहा होगा, स्टडी होने के बाद जो सरकार आएगी, अगर इनकी सरकार आएगी तो जाहिर सी बात है, ये तो कह ही रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन, उस पर कुछ ना कुछ हकीकत में करेंगे। इन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो बात की, उसको इन्होंने मैनिफेस्टो में रखा कि इसको हम व्यवस्थित करेंगे, इसको हम लागू करेंगे, लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी, और विधानसभा में महिलाओं को प्रतिनिधि जो हम बढ़ाएंगे। फिर उन्होंने ये भी कहा कि साहब मुफ्त राशन योजना जो है उसको हम 5 साल तक जारी करेंगे। आयुष्मान योजना में कहा जो क्लास जेंडर के लोग हैं उनको भी शामिल करेंगे, और 70 साल से ऊपर जो लोग हैं उनको हम आयुष्मान कार्ड जारी करेंगे। पीएम आवास योजना का इन्होंने कहा हम विस्तार करेंगे। झुग्गी झोपड़ी को जो है पक्का घर देंगे इन्होंने कहा सड़क रेल नेटवर्क बढ़ाने का जो है काम करेंगे ज्यादा से ज्यादा, और इलेक्ट्रिक वाहन जो है उनकी चार्जिंग के पॉइंट हम ज्यादा से ज्यादा पूरे देश में लगाएंगे। और मोदी जी ने तो यहाँ तक कहा कि इलेक्ट्रिक वाहन 2014 में 2000 ही खाली खरीदे गए थे, लेकिन ये 2024 में आकर के ये 12 लाख खरीदे गए। आज ही कहा उन्होंने, एक चैनल पे किसी बैठे कर रहे थे, मैं सुन रहा था, 12 लाख खरीदे गए। तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक वाहन की तरफ भी इनका जो है बहुत तेजी से इस पर वो है। हवाई अड्डे पे बात की उन्होंने, जल तो टेस्ला भी इंडिया में आने वाली है, एलन मस्क जल्दी आकर के प्राइम मिनिस्टर से जो है वो बात करेंगे 2 दिन। और मैं तो जल संचालन पर मैं कहना चाहता हूं, मैं बिल्कुल आधे सेकंड में बात कहना चाह रहा हूं, आधे सेकंड में ज्यादा लंबा रब्बानी साहब टाइम नहीं लूंगा, कि हमारे यहाँ गोमती नदी है। हम हमारे बेटे और मेरे साथ गाड़ी में बैठे जा रहे थे, हमने कहा अगर ये गोमती नगर के में से हम निकलते हैं तो गोमती नदी है, अगर वहां से ये जल जो है वो मेट्रो चल जाती तो चौक जाने के लिए बड़ा आसान होता, बड़ा लंबा घूम के हम लोग जाते हैं। तो ये छोटे छोटे स्टेशन जैसे ये सिटी बस चलाते हैं, जैसे जो है और प्राइवेट बसेस चलती है या ओला टाइप चलती है, तो अगर ये जल के अंदर गोमती नगर से चलाएंगे तो चौक तक जाने में बहुत आसानी हो जाएगी और जल्दी से जल्दी पहुंच जाएंगे। तो आपके चैनल से कहना चाहता हूं कि जहां जहां नदियां हैं वहां इस तरीके के जस्ट लाइक जैसे मेट्रो शुरू किया है, ऐसे नदियों में छोटे छोटे बोट जिसमें 40-40, 50-50 लोग बैठ सकें, तो इसका लोग एक तो नदी का आनंद भी लेंगे और दूसरे जल्दी पहुंच सकेंगे। और इसके ऊपर नितिन गडकरी कई बार बोल चुके हैं, शायद इस प्रोजेक्ट पर काम भी चल रहा है कई जगह पर। जी, मैं आपके चैनल से कहना चाहता हूं कि इस पर जरूर सरकार, जो भी सरकार है, बीजेपी सरकार है या जो भी सरकार है, तो मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं साहब, चूंकि आप तजुर्बेकार भी हैं, उम्रदराज भी हैं, और जाहिर तौर पर एक सहाफी होने के नाते एक अपनी अलग निगाह रखते हैं। आपने अभी जिक्र किया, चूंकि मैनिफेस्टो में बहुत सारे जो है मतलब वो वादे किए जाते हैं और हर पार्टी करती है, इसमें कहीं कोई दो राय है भी नहीं। अभी आरजेडी ने तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दी, मतलब कि 1 करोड़ नौकरियां देंगे और ये करेंगे वो करेंगे, मतलब उसके ऊपर भी मजाक बनाया गया। जीतन राम मांझी ने तो कई सारे जो है सवाल उठा दिए उस मसले पर। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने कहा कि झुग्गी झोपड़ियों को खत्म करने की बात कही गई है कि आने वाले वक्त में इस पर काम किया जाएगा। जब आप घर से निकलते हैं 2014 से पहले और 2014 के बाद में कितना फर्क आपको दिखता है? जो सड़क के किनारे जो लोग सोते थे, क्या उनकी तादाद कम हुई? जो मतलब बस्तियां छोटी छोटी मतलब झुग्गी झोपड़ियां होती थी, चाहे वो दिल्ली की बात कर लें, मुंबई की बात कर लें या
किसी भी बड़े शहर में बात कर लें या फिर लखनऊ की बात कर लें, खास तौर से जो मतलब रेलवे ट्रैक के आसपास होती थी, क्या उनमें कुछ कमी आई? ईमानदारी से जवाब दीजिएगा इस बात का। देखिए, ऐसा है, ये आप सही कह रहे हैं कि जो रात में दिन में मजदूरी करने के बाद रात में सड़कों पर लेटे थे किनारे, और जाहिर सी बात है कि अभी भी ये संख्या कम नहीं हुई है जी। और अभी भी अगर रात में आप 12-1 बजे निकलेंगे तो जो जैसे हमारा गोमती का पुल है, तो उसके किनारे अभी परसों ही हम और बेटे गए हुए थे ईद मिलने के लिए चौक की तरफ। तो मेरे बेटे ने भी कहा कि पापा, ही पता नहीं कहाँ से रात में लोग चले आते हैं और यहाँ आके लेट जाते हैं। लेकिन अगर उसके बरस दूसरी चीज देखिए, ये आपने कहा, लेकिन उसके बरस दूसरी चीज देखिए तो सड़कों पे, फुटपाथों पे ठेले बहुत लगे हैं, रेवड़ी वाले ठेले। कोई समोसा बना रहा है, कोई मोमोज बना रहा है, कोई बिरयानी बेच रहा है हैदराबादी और मुरादाबादी। तो ये ठेले जो है वो जो पहले ठेले नहीं लगते थे, लेकिन मैंने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद, चाहे वो 10 लाख लोन मिल रहा हो उस पर हो, चाहे 1 लाख लोन मिल रहा हो उस पर, लेकिन आपको भी रब्बानी साहब जहां भी जिस क्षेत्र में आप गुजर रहे होंगे वहां आपको सड़कों पे जो है वो रेड़ी के ठेले लगते हुए दिखाई दे रहे होंगे। उनकी रोजी रोटी के लिए कहीं ना कहीं शाम के उनके गुल्लक में पैसा आ जाता है। बिल्कुल ठीक है। जाहिर तौर पर बदलाव तो है, मगर यह है कि बहुत सारे गुंजाइश है भी बदलाव की। और खेमचंद जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संकल्प पत्र की बात हो रही है, आपका इस्तकबाल करते हैं। थोड़ा देर से आए, बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। और कांग्रेस के जो लीडर थे हमारे साथ, जो स्पोक्स पर्सन थे, वो तो दावा ये कर रहे थे कि बीजेपी ने कांग्रेस के मंशूर के बाद, यानी कांग्रेस के घोषणा पत्र के बाद ही अपनी कमेटी बनाई और आनन फानन में ये लेकर के आया। हालांकि मैंने उनको दुरुस्त कर दिया। 30 मार्च को जो है ये 27 मेंबर्स की एक कमेटी बनी थी, जिसकी अध्यक्षता या सदारत कर रहे थे राजनाथ सिंह। उसका ऐलान बहुत पहले, मतलब इसकी बात हो रही थी कि कमेटी बनेगी और ये तमाम बातें, यानी, और 8 अप्रैल को ये जारी किया था कांग्रेस ने, तो उससे हफ्ता 10 दिन पहले ही ये कमेटी की तश्कील हो गई थी। ये दावे करना इस तरह की, मेरा ख्याल के वो हल्की बात है, वो ऐसी नहीं करनी चाहिए, हवा में बात नहीं होनी चाहिए। खेमचंद जी क्या कहेंगे? 2014 का संकल्प पत्र, घोषणा पत्र और 2024 का बहुत सारी बातें जो है, अगर मैं उनका जिक्र करूं, बहुत सारी चीजें जो है वो गायब हैं। नरेंद्र मोदी साहब का जिक्र 2014 की बात हम करें तो सिर्फ 3 बार था, इस बार जो है वो 65 बार जिक्र है। अगर इसी पॉइंट पे हम बात करें तो कुल मिलाकर के कांग्रेस भी यही कर रही है, अपोजिशन पार्टियां भी यही कर रही है, और आम आदमी की समझ में भी यही बात आती है कि बीजेपी का मतलब अब सिर्फ नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वही बीजेपी है, और नरेंद्र मोदी साहब जो है उन्हीं के इर्द गिर्द पार्टी घूम रही है। मोदी की गारंटी ही इसको एक तरीके से अगर देखा जाए तो इसको संकल्प पत्र को उसके तौर पर देखा जा रहा है। क्या कहेंगे, क्या वाकई पार्टी का अब कोई वजूद नहीं है, सिर्फ नरेंद्र मोदी है जो भी कुछ है? नमस्कार, जय हिंद जी। देखिए, आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी बार बार ये कहते हैं मैं पार्टी का एक सिपाही हूँ, मैं पार्टी का एक सेवक हूँ, मैं पार्टी का एक ट्रस्टी हूँ, मैं देश का भी एक सेवक हूँ और देश का भी ट्रस्टी हूँ। वो कभी भी ये नहीं कहते कि मैं मालिक हूँ, मेरा अधिकार है, मेरा ये पद है। नहीं, हमारे यहाँ पे ये सोच ही नहीं है। हमारे यहाँ पे सेवक की सोच है, कार्यकर्ता की सोच है, और कार्यकर्ता आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं। वो बार बार पार्टी के जितने भी कार्य होते हैं, जो भी कार्य पार्टी उनको देती है या पार्टी को वो जो सजेशन देते हैं, उसके अनुसार कोऑर्डिनेशन में काम होता है। और आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एक कार्यकर्ता के नाते जो घोषणा पत्र की कमेटी बनी थी, संकल्प पत्र की कमेटी बनी थी, उनको सजेशन दिए, उनका मार्गदर्शन किया और कोऑर्डिनेशन में उन्होंने काम किया। ये उन्होंने अपनी बात भी रखी और आदरणीय राजनाथ जी ने भी ये बताया। मैं कांग्रेस की बात को मान भी लेता हूँ कि उनके घोषणा पत्र के बाद हमने घोषणा पत्र बनाया। हमने तो उनकी सरकार के बाद ही सरकार बनाई। 65 साल तो वही सत्ता में रहे, उन्हीं को पहले जनता ने मौका दिया, उन्हीं को देश ने मौका दिया, लेकिन उन्होंने वो काम नहीं किया जो हम लोगों ने किया। मैं आपको बता दूं कि हमने मात्र 10 साल में जो 65 साल में नहीं कर पाए वो हम लोगों ने करके दिखाया। हमने 7 नए आईएम्स बनाए जिसमें मैनेजमेंट के गुरु निकलते हैं, पूरे विश्व की बड़ी बड़ी कंपनियों को लीड करते हैं। हमने 7 नई IITs बनाई, हम लोगों ने 16 नए IIIT बनाए, हम लोगों ने 15 एम्स बनाए। वो 65 साल में नहीं कर पाए, वो हम लोगों ने 10 साल में करके दिखाया। ये आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की गारंटी है। 80 करोड़ लोगों को अब भोजन की गारंटी देना, ये विश्व में कोई भी देश नहीं कर पा रहा है, बड़े से बड़े देश भी नहीं कर पा रहे हैं। वो करने का काम आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किया। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो 65 साल में सभी को घर नहीं दे पाए, 4 करोड़ से ज्यादा घर बनाने का काम आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने दिया। 1 करोड़ से ज्यादा बहनों को लखपति दीदी बनाने का काम आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किया और 3 करोड़ को और बनाएंगे, इसका लक्ष्य हम लोगों ने रखा है। और 10 करोड़ से ज्यादा बहनें सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से अपने काम कर रही हैं। 40 करोड़ से ज्यादा हम लोगों ने MSME या छोटे काम करने वाले लोगों को मुद्रा के तहत लोन दिया, उसको डबल करेंगे और 20 लाख रुपए तक का लोन मुद्रा के अंतर्गत अब मिलेगा।
अभी रेडी पटरी की बात चल रही थी तो 78 लाख रेडी पटरी वालों को बिना गारंटी के स्वनिधि योजना के माध्यम से सपोर्ट दी गई और आज वो अपने काम धंधे कर पा रहे हैं। आज उनको 5, 6, 7 या 10% के लोन पे अब उनको पैसा नहीं लेना पड़ता या परेशान नहीं होना पड़ता। अब उनको पैसा मिला और इज्जत से वो अपना काम कर रहे हैं। 12 करोड़ से ज्यादा परिवारों को हम लोगों ने नल से जल देने का काम किया। हम सब जानते हैं, गांव देहात में आप जाओगे या राजस्थान जैसे एरिया में जाओगे, 5-5, 10-10 किलोमीटर तक हमारी माता बहनों को सिर्फ और सिर्फ घर के जो बेसिक काम के लिए पानी चाहिए उसके लिए मशक्कत करनी पड़ती थी। आज वो करने की जरूरत नहीं है। 12 करोड़ से ज्यादा इज्जत घर बनाने का काम आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किया। इससे पहले इन्होंने सोचा तक नहीं। हमारी माता बहनों को कितना कष्ट होता था। गांव गरीब में आप जाते थे, देखते थे कि किस तरीके से सड़कों में उनको बैठना पड़ता था और एक जिल्लत झेलनी पड़ती थी। आज वो आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने वो जिल्लत खत्म की। 6,000 रुपए पर ईयर 11 करोड़ से ज्यादा किसानों को लगातार मिल रहे हैं और 2,80,000 करोड़ से ज्यादा पैसा ऑलरेडी डिस्बर्स हो चुका है। ये काम आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कर रहे हैं और लगातार करते रहेंगे। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो पहले गैस सिलेंडर, गैस कनेक्शन सिफारिश पे मिलता था, रिकमेंडेशन पे मिलता था, मिन्नतें करने के बाद 6-8 महीने बाद या साल भर बाद मिलता था, उसको फ्री में दिया और 10 करोड़ से ज्यादा कनेक्शन दे, अच्छे ईंधन की व्यवस्था आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कर। होली दिवाली फ्री में गैस सिलेंडर जनधन अकाउंट होल्डर के बनते। और जो बेसिक काम जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, बैंकों में अकाउंट, ऐसे लगभग 51 से 52 करोड़ अकाउंट आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बनवाया। और उसके कारण क्या हुआ कि आज एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, टेक्नोलॉजी का यूज होता है, जितना पैसा सरकार को देना होता है सीधा सीधा अकाउंट में चला जाता है। बीच में बिचौलियों का कट नहीं होता, बिचौलिए अपने उसमें कमीशन नहीं मांग पाते, बिचौलिए उसमें किकबैक नहीं मांग पाते। ये पूरा सिस्टम आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने स्टेब्लिश किया। उसकी वजह से आधार लगाया, करोड़ों की संख्या में से जो फेक अकाउंट होते थे, जो फेक तरीके से लाभ लेते थे और सरकारी पैसे का खा जाते थे, वो हम लोगों ने एलिमिनेट किया। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की वजह से जो पहले ये रोड बनाने का काम लगभग 17 से 18 किलोमीटर पर डे करते थे, उसको हमने बढ़ा के 33 से 40 किलोमीटर पर डे के हिसाब से हम लोगों ने ये कि कब हुआ, ये आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के राज में हुआ है। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जब सत्ता में आए उससे पहले मात्र 4 स्टेट में मेट्रो हुआ करती थी, 4 सिटीज में मेट्रो हुआ करती थी। आज 20 से ज्यादा सिटीज में मेट्रो है और ये काम आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने करके दिखा है। 80 से ज्यादा वंदे भारत ट्रेन चल रही है, जो आधुनिक ट्रेन है, मॉडर्न ट्रेन है, तेजी से चलती है। ऐसी 4,500 ट्रेन हम 2047 तक चलाएंगे और जो अभी एग्जिस्टिंग ट्रेन है उनको मॉडर्नाइज करेंगे। आपने देखा कि हमने अहमदाबाद टू मुंबई हाई स्पीड ट्रेन जिसको हम कहते हैं वो अभी चलने वाली है, उसका पूरा काम हो गया है। चारों दिशाओं में और हमारी जितने भी मेट्रो है उनको कनेक्ट करने के लिए हाई स्पीड ट्रेन पे काम शुरू हो चुका है और वो बन के जल्दी तैयार हो जाएंगे। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी लगातार वो सारे काम कर रहे हैं जो हमारे देश को आगे ले जाने वाले काम है। आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट में जो एक डिस्टर्ब एरिया होता था उसमें 75% कमी आई और जहाँ पे अप्सा एरिया जिसको हम बोलते थे 75% कम हुआ है, सिर्फ मात्र 25% बचा है। हम लोगों ने जब आपने देखा कोविड के माध्यम, जब कोविड हुआ और उस समय जब लॉकडाउन लगा तो इतना ज्यादा लोगों को जो एक जगह से दूसरी जगह गए उनको फ्री में फैसिलिटेट करने का काम आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किया। 222 करोड़ जो डोसेज है कोरोना की, कोविड की, वो लगाने का काम फ्री में आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने करवाया। तो मोदी जी ने किया है, अब वो विश्वास बन चुके हैं। जो आप कहते हैं बीजेपी और मोदी जी, अब मोदी जी का मतलब सिर्फ नेम नहीं, एक व्यक्ति नहीं, वो एक कॉन्फिडेंस है, विश्वास है, गारंटी है। इसीलिए उस गारंटी का उपयोग बार बार हमारे घोषणा पत्र में या आप कहते हैं संकल्प पत्र में किया गया है। ठीक है, अखिलेश कटियार जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ हैं, वो बहुत देर से रिएक्शन देना चाह रहे हैं। मैं चाहूंगा कि वो अपनी बात रखें, चूंकि अखिलेश जी है हमारे साथ अभी? अच्छा, शायद कुछ इशू आ रहा है उनके साथ, मगर बहुत सारी बातें कही हैं खेमचंद जी, आपने बहुत सारी जिक्र किया। मैं अभी आपके आने से पहले उस बात का जिक्र कर रहा था कि क्या नहीं है उसमें, जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड की बात नहीं की गई है। बाकी चीज़ें तो हैं कि सीए तो लागू हो गया, अब जो है वो एनआरसी भी आएगी और एनपीआर भी लागू किया जाएगा और यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लेकर के आएंगे, वो चीज़ें तो हैं। मगर माइनॉरिटी के तरक्की से जुड़ी हुई जो बातें होती थी पहले मैनिफेस्टो में, अगर 2019 की बात करें तो उसमें भी एक बार कहीं जिक्र था, एक लाइन डाली हुई थी। इस बार तो वो भी जिक्र नहीं है, जीरो कर दिया गया है। ठीक है साहब, और जम्मू कश्मीर के लोग कह रहे हैं कि साहब हमारे स्टेटहुड का क्या हुआ, हमारे स्टेटहुड का क्या हुआ, हमसे क्या गलती हो गई। अब तो हालात खुद कश्मीर की बात जब करते हैं तो खुद प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, खुद होम मिनिस्टर कहते हैं, तमाम बीजेपी के लीडर्स इस बात का दावा करते हैं कि हालात बहुत बढ़िया हो गए, बिल्कुल ट्रैक पर आ गया। जम्मू कश्मीर के जो हालात है, खासतौर से कश्मीर के हालात ट्रैक पर अगर आ गए हैं तो स्टेटहुड देने में क्या दिक्कत है उन लोगों को? ऐसा क्या गुनाह उन्होंने कर दिया कि जो उनसे स्टेटहुड छीन लिया गया और अभी तक नहीं दिया? मैं कंप्लीट करूं? हाँ बिल्कुल ठीक है, कंप्लीट कीजिए। देखिए, सबसे पहले तो माफी के साथ आपका एक
जो वक्तव्य उसको करेक्ट करना है। एनआरसी का हम लोगों ने अपने विचार पत्र में या अपने घोषणा पत्र में नहीं लिखा है। हमने सीए इम्प्लीमेंटेशन का लिखा है, एनआरसी की हम लोगों ने बात नहीं की। हाँ, कॉमन सिविल कोड इम्प्लीमेंटेशन की बात की, हम मानते हैं कि कॉमन सिविल कोड होना चाहिए। एक कानून होने से बहुत सारी चीजें होती है, विशेषकर माता बहनों को अधिकार मिलता है जो अभी तक नहीं मिल पाया है। हम लोगों ने जम्मू कश्मीर, आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अभी रैली को एड्रेस किया था, वहां पर बोला कि जल्द ही जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा और जम्मू कश्मीर अभी ट्रैक पे आ चुका है, वहां पे तेजी से डेवलपमेंट हो रहा है। और जिस तरीके से वहां पे भ्रष्ट नेताओं का और पार्टियों का एक गठबंधन बना हुआ था, उसकी वजह से जो केंद्र पैसा भेजती थी, केंद्र की जो योजना है पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती थी और उन्होंने उग्रवादियों के साथ सांठगांठ की हुई थी, उसको खत्म किया गया है। लोकल लीडरशिप डेवलप हुई है, हर एक गांव से, हर एक टाउन से लीडरशिप डेवलप हो रही है और वो लीडरशिप आने वाले चुनाव में, आने वाले इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगी और एक नया नेतृत्व देगी। और हमें पूरी उम्मीद है और जो सरकार बनेगी आने वाले समय में, वो सरकार जम्मू कश्मीर को आगे ले जाएगी। और स्टेटहुड देने की बात आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने वहां पे की है। हमारा ये जो संकल्प पत्र है अपने देश को विकसित राष्ट्र बनाने की ओर अग्रसर होगा और 4 जो है इसमें हम बातों को विशेष ध्यान में दे रहे हैं। एक महिलाओं का डेवलपमेंट, एक किसान का डेवलपमेंट, एक गरीबों का डेवलपमेंट और फार्मर्स का डेवलपमेंट। ये 4 कैटेगरी हैं जिसपे कॉन्सेंट्रेट करते हुए हम अपने देश को विकसित करेंगे। और 3 तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के फोकस में। सबसे पहले सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को कांग्रेस ने बर्बाद किया था, उसके तामझाम को खराब कर दिया था। अब हम उस सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रहे हैं, स्टेब्लिश कर रहे हैं और हर जगह हमारी जो संस्कृति के प्रतीक है वहां डेवलपमेंट किया जा रहा है, उनको रीस्टेब्लिश किया जा रहा है, जिसकी वजह से न सिर्फ देश बल्कि विदेशों से भी वहां पे टूरिज्म और विदेशों से भी लोग वहां पे आने लगे हैं और आएंगे और उससे हमारे देश का विकास होगा। दूसरा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। हम लोगों ने अभी गांव-गांव तक इंटरनेट पहुंचाया है, लेकिन आने वाले समय में हम 5G को भी गांव-गांव तक पहुंचाएंगे और 6G पे जो काम चल रहा है उसके बेनिफिट्स को भी गांव-गांव तक पहुंचाएंगे, ताकि सिर्फ शहर में रह के नहीं बल्कि गांव से भी व्यक्ति जॉब भी कर सकता है, बीपीओ भी चला सकता है, केपीओ चला सकता है, आईटी कंपनी चला सकता है और रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सकता है। और 5G का मतलब जो IoT और एज डिवाइसेज होंगे जिससे रिमोटली पूरा घर मैनेज हो सकता है, तो हम वो काम भी करेंगे। हम ड्रोन दीदी डेवलप कर रहे हैं, ड्रोन पे ट्रेनिंग हम गाँव की महिलाओं को दे रहे हैं, तो आने वाले समय में टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए उनको ट्रेनिंग देंगे और वो टेक्नोक्रेट बनेंगे और अपना गांव में और छोटे शहरों में भी वो अपने काम धंधे एस्टेब्लिश करेंगे। ये आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का विजन है। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने तीसरा जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर जोर दिया है और ये तीनों जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं ये मिलके हमारे देश को विकसित राष्ट्र बनाएंगे, ये उनका विजन है और लोग इसमें विश्वास कर रहे हैं। वो रोड मैप दे रहे हैं और रोड मैप के माध्यम से किस तरीके से माइलस्टोन अचीव करेंगे ये उन्होंने बताया है। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बताया कि हम 10वें नंबर से 5वें पे आए, 5वें से तीसरे पे भी हम जल्द आएंगे और तीसरे से कैसे वन पे हम जाएं, उसका रोड मैप प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा है कि आज का समय, लोग कहते हैं कि नहीं आएगा समय अच्छा आएगा, उन्होंने कहा नहीं, यही समय सबसे उचित है और इस समय में पूरी ताकत से कॉन्सेंट्रेशन से हमें काम करना है। हमें अपना जो फाउंडेशन स्टेब्लिश करना है ताकि आने वाले 1000 साल तक भारत अपने आप को जो प्रगति का पाथ है उस पर आगे ले जा सके, पूरे विश्व को दिशा दे सके। वापस आ रहा हूं मैं आपको खेमचंद जी, आपको रोकूंगा चूंकि अखिलेश जी भी हमारे साथ वापस जुड़ गए हैं। अखिलेश कटियार जी, समाजवादी पार्टी का जिक्र हम कर रहे थे। जाहिर तौर पर बीजेपी ने जो संकल्प पत्र जारी किया है, प्राइम मिनिस्टर भी मौजूद थे, तमाम लोग मौजूद थे। मेरा सवाल यह था कि उत्तर प्रदेश की सियासत पर इसका क्या असर पड़ेगा। पार्लियामेंट की सीटों के मुताबिक और असेंबली की बात हम कर लें आबादी के मुताबिक, सबसे बड़ा सूबा है और उत्तर प्रदेश कहा जाता है कि दिल्ली की जो कुर्सी है या जो दिल्ली की कुर्सी का जो रास्ता है वो यूपी से होकर के गुजरता है। इस संकल्प पत्र का, बीजेपी के संकल्प पत्र का उत्तर प्रदेश की सियासत पर, वहां की सीटों पर क्या कुछ असर पड़ने वाला है? जी नमस्कार। जो चर्चा अभी हमारे मित्र भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी कर रहे थे, हाँ। और माननीय मोदी जी ने उस दिन संकल्प पत्र के दिन एक लंबा भाषण किया और उन्होंने कहा कि 100 दिन के अंदर ये इन चीज जो हमने संकल्प लिए हैं उस पर 100 दिन में काम शुरू हो जाएगा। पिछले 2014 में भी मोदी जी इसी वादे के साथ, इसी फैसले के साथ आए थे कि 100 दिन के अंदर हम आपको काला धन की बात है और बहुत सारे वादे थे जिन वादों को लेके मोदी जी सत्ता में आए थे। उस दिन संकल्प पत्र जिस दिन लिया उस दिन मोदी जी ने जो मुद्दों पे बातचीत की उसमें महिला खिलाड़ियों पे भी बहुत मजबूती से उन्होंने बातचीत की, लेकिन बीते 1.5-2 साल के अंदर महिला खिलाड़ियों के साथ सरकार का रवैया क्या था वो भी पूरे देश ने देखा है। आप बात करें और फिर व्यवहार में आपके दूसरी बात हो, पाखंड इसी शब्द का नाम है। दूसरी बात, मोदी जी ने तकनीकी खेती की बात की कि अब हम तकनीकी खेती
करेंगे, कराएंगे, खेती में टेक्नोलॉजी लेके आएंगे। जिन 80 करोड़ लोगों को आप दावा करते हो कि आप 5 किलो राशन देते हो, उसमें बड़ा वर्ग गांव में रहने वाला छोटा किसान है और खेजर मजदूर है। जिस ग्रामीण व्यवस्था में आपने शिक्षा फ्री नहीं की, स्वास्थ्य फ्री नहीं किया, अन्न फ्री करके, इसे कौन सी डगर से आप इस देश को विकसित राष्ट्र की डगर पे ले जाएंगे, ये बात मुझे समझ नहीं आती। इसे हम विकसित राष्ट्र बनाएंगे ये, और तकनीकी खेती, किसानों की जो लागत है, आपके राज्य में उत्तर प्रदेश में धान का उत्पादन मूल्य 2700 रुपए है, खरीदते हैं हम 1600 में। गेहूं का 2600 रुपए उत्पादन मूल्य है, राज्य सरकार की रिपोर्ट है 1400, 1500, 1700, 1800 में आप खरीदते हैं। तकनीकी लाएंगे, अरे खेती तो किसान छोड़ता जा रहा है साहब, कहां से तकनीकी डालोगे? हम सब लोग उसी वर्ग से लेके आते हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि जैसे मोदी जी वादे करते हैं और वो एक बड़ी अच्छी योजना समझाते हैं कि वो सूर्य की रोशनी से बिजली बनेगी, छत पे लगेगी, उस बिजली को हम बेचेंगे, उससे हम बिजली फ्री करेंगे, गाड़ियां चार्ज करेंगे। हाँ, बताने में ये बातें बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जमीन पे कितनी उतरेगी? क्या उतनी ही उतरेगी जितनी स्मार्ट सिटी उतरी आपकी? हाँ। क्योंकि 10 साल तो हो गए, हमने तो इस देश में कोई स्मार्ट सिटी नहीं देखा। तो बातें वो करी जाए जो जमीन पे व्यवहारिक भी लगे। ठीक है। एकलव्य के नाम पे आपने कहा कि हम आदिवासी एकलव्य के नाम पे स्कूल खोलेंगे। अरे एकलव्य का जिसने अंगूठा काटा था, 2 बात उस पर भी तो कहो, तब न लगे कि ये न्याय की बात है। तो हम ये चाहते हैं कि दोनों पहलुओं पे सरकार तरीके से ईमानदारी की बात करे। ये बातें टेलीविजन पे करने वाली तो मोदी साहब की हमेशा जैसी रहती है, उस तरीके की तो बहुत है, लेकिन मुझे गांव, जमीन, बेरोजगारी, आपने कहा भ्रष्टाचारी जेल में जाएंगे, जेल में गए हैं। बड़ी ठीक है, बड़ा मजबूत मन चाहिए ये बात बोलने के लिए, जब पूरे देश के भ्रष्टाचारी भाजपा में आपने ज्वाइन करा लिया और इसके बाद क्लीन चिट दे दी। इसके बावजूद भी बड़ी मजबूती से सामने कहते हैं आपको भ्रष्टाचारी जेल के अंदर गए। तो अब ये बातें बिल्कुल बेईमानी सी लगती है। ना किसान के, ना गांव में कोई हालात बदले, ना युवाओं के जीवन में कोई रोशनी आई है, पूरी तरह बदहाली का माहौल है, बेरोजगारी का आलम है, यहाँ कहीं कोई उम्मीद नहीं दिखती। ये वैसे ही बातें हैं जैसे 2014 में। हाँ, चूंकि जवाब तो खेमचंद जी को ही देने हैं ज्यादा, तो बबीता जी आप क्या कहेंगी? जाहिर तौर पर समाजवादी पार्टी जो है वो अपना मतलब जो है अपना एक तरीके से रुख साफ कर रहे हैं इस संकल्प पत्र को लेकर के। आम आदमी पार्टी ने भी अपनी बात रखी है और ये भी थोड़े से सवाल उठ रहे हैं कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी इस वक्त बहुत सारी परेशानियों में घिरी हुई है, जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं वो जेल के अंदर हैं, तो जो इलेक्शन है, ये लोकसभा चुनाव जो है, ये भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के मन मुताबिक चीजें वो नहीं कर पा रही हैं, उन्हें बहुत ज्यादा मौका नहीं मिल रहा है अपनी बात रखने का, घोषणा पत्र जारी करने का, वो तमाम चीजें हैं। क्या लगता है ये थोड़ा सा मतलब जो है आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किल वक्त है और बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं घोषणा पत्र के अंदर जिन्हें आम आदमी पार्टी भी कई बार वो उसका जिक्र करती है कि हम आम आदमी को न्याय दिलाएंगे, आम आदमी की बात करेंगे। अभी कुछ दिन पहले ही फ्री बिजली की बात भी कही थी प्राइम मिनिस्टर ने, तो आम आदमी पार्टी जो है वो फ्री बिजली पहले ही दिल्ली से शुरुआत कर चुके हैं और हर जगह उस बात का वो जिक्र करते हैं। कुल मिलाकर के थोड़ा सा मुश्किल वक्त है और ऐसे में अगर पार्टी की तरफ से घोषणा पत्र भी नहीं आ रहा है, वो अपनी बात ही नहीं रख पा रही है, तो कैसे आम लोगों तक, जनता तक वो अपनी बात पहुंचा पाएगी, कैसे जो है उन्हें मना पाएगी, अपनी तरफ रागिब कर पाएगी? जी देखिए, बीजेपी सरकार का आज के टाइम में एक ही काम रह गया है कि पूरे ऑपोजिशन को जेल में डाल दिया जाए ताकि उनका कोई कॉम्पिटिटर ही ना बचे। जी आज मोदी जी जो कर रहे हैं, सारे भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में शामिल करा देते हैं। उसमें जनार्दन रेड्डी हो, नवीन जिंदल हो, प्रफुल्ल पटेल हो, अजीत पवार हो। अजीत पवार के बारे में कहा जाता था 70,000 करोड़ का घोटाला किया है, और जैसे उसने बीजेपी ज्वाइन करी उसका चार्जशीट में से नाम भी हटा दिया गया। तो भारतीय जनता पार्टी आज के टाइम पे भ्रष्टाचारी जोड़ो पार्टी हो गई है, और ऑपोजिशन को जिससे उन सबसे ज्यादा डर लगता है वो है आम आदमी पार्टी। और आम आदमी पार्टी को जेल में डाल के, उनके नेताओं को जेल में डाल के वो अपना
कंपटीशन ही खत्म करना चाहते हैं। उन्हें पता है दिल्ली में वो कभी भी नहीं जीत सकते अगर आम आदमी पार्टी है तो। आम आदमी पार्टी ने उनको दिल्ली में 3 बार हराया है और अब एमसीडी से भी उनका सफाया कर दिया आम आदमी पार्टी ने। आम आदमी पार्टी का हमेशा एक ही एजेंडा रहता है कि हमेशा अपने देश के लोगों के लिए, अपनी जनता के लिए अच्छी से अच्छी सुविधाएं दी जाए, जिसमें शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा हो या फिर बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा हो। इतनी अच्छी अच्छी स्कीम आम आदमी पार्टी लेके आई है जिससे कि जनता इतनी खुश है। हमें 3 बार पूर्ण बहुमत से जनता ने हमें जितवाया है और इसी डर से मोदी जी ने हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को भी जेल में डाल दिया। उससे पहले हमारे बड़े बड़े सारे नेताओं को जेल में डाल दिया उन्होंने। और आज मैं कहना चाहती हूँ कि जिस घोटाले की बात वो कर रहे हैं, उसी जो घोटाले के जो किंगपिन बताते हैं शरद रेड्डी, उससे ये 60 लाख करोड़ का चंदा लेते हैं अपनी पार्टी में। तो जितने भ्रष्टाचारी हो तो बीजेपी में शामिल हो गए, तो भ्रष्टाचार तो सारा बीजेपी में चला गया और आज जो बीजेपी रह गई उसे भ्रष्टाचारियों की पार्टी रह गई है। लोगों के लिए कोई काम नहीं किया इन्होंने। ये अपने काम के आधार पर कभी भी वोट नहीं मांग सकते, सिर्फ जुमलों के आधार पे वोट मांगते हैं। बड़े बड़े जुमले, बड़े बड़े वादे करते हैं और 2014 से लेकर आज तक इन्होंने एक भी अपना वादा पूरा नहीं किया, चाहे वो किसानों को लेकर हो, चाहे वो बेरोजगारी को लेकर हो, चाहे वो महंगाई को लेकर हो। आप ये देखिए, स्कूलों की संख्या पहले 2014 में 11 लाख सरकारी स्कूल होते थे, लेकिन आज के टाइम में सिर्फ 10 लाख सरकारी स्कूल रह गए हैं पूरे देश में और 1 लाख कम हो गए। सरकारी स्कूल बढ़ने चाहिए थे, शिक्षा व्यवस्था अच्छी होती। जो 80 करोड़ लोगों को अनाज मुफ्त दे रहे हैं, राशन मुफ्त दे रहे हैं, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। आप लोगों के लिए रोजगार क्यों नहीं लेके आते ताकि लोग रोजगार अपने खुद अपनी कमा सके और खुद ही अपने पालन पोषण कर सके। ठीक है, राशन देके आपसे जनता को और नुकसान कर रहे हैं। अगर अच्छी शिक्षा व्यवस्था दी जाएगी, अच्छे रोजगार दिए जाएंगे तो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं खेमचंद जी, कुछ बयान हैं वो मैं आपके सामने उन बयानों का जिक्र करना चाहूंगा। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि भाजपा का जो मैनिफेस्टो है उसके अंदर 2 शब्द गायब है, एक महंगाई, दूसरा बेरोजगारी। और ये बात सच है कि महंगाई का सिर्फ एक बार ही जिक्र हुआ है। तो क्या महंगाई जो है अब वो उतनी अहम नहीं रही या उतनी अहमियत नहीं रखती जितनी 2014 में रखती थी? तो जाहिर तौर पर अगर महंगाई 2014 में थी तो वो आज भी होगी। दूसरा, वो ये कह रहे हैं कि लोगों के जीवन से जुड़ी जो सबसे अहम मुद्दे हैं भाजपा, या मतलब जितने भी अहम मुद्दे हैं आम आदमी से जुड़े हुए, भाजपा उन पर चर्चा तक नहीं करना चाहती। ये राहुल गांधी का कहना है। प्रियंका गांधी कह रही हैं कि भाजपा का जो संकल्प पत्र है वो दिखावा है, उनका असली मैनिफेस्टो है संविधान बदलो पत्र। वो ये कह रही है, यानी संविधान बदलने की बात जो है वो कह रही है कि मैनिफेस्टो में कोई ज्यादा दम नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब वो कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी जुमलों की वारंटी, जुमला करार दे रहे हैं, केवल खोखले शब्दों की हेराफेरी है ये संकल्प पत्र। खड़गे साहब कह रहे हैं जो पार्टी के प्रेसिडेंट हैं। और संविधान बदलने का शायद जिक्र जो है वो इसलिए भी कहा प्रियंका गांधी ने, चूंकि जो अयोध्या से मतलब जो अयोध्या से मेंबर पार्लियामेंट है बीजेपी के लल्लू सिंह, वो संविधान बदलना है इसीलिए 400 सीटें जितवा दीजिए। कई सारे लीडर ये बोल चुके हैं। एक लीडर का तो टिकट भी कट गया जो कर्नाटक से आते हैं, यही बात बोलने पर शायद काटा होगा, और वो भी इस तरह की बात कभी ना कभी करते रहते थे। तो कुल मिलाकर के अगर हम पवन खेड़ा की बात करें, वो ये कह रहे हैं कि यमराज ने एक घंटी बनाई थी झूठ बोलने पर जो बजती थी, और जिस दिन संकल्प पत्र जारी हुआ उस दिन बहुत सारी घंटियां बजी। यानी अलग अलग बयान हैं पार्टी के, मतलब कांग्रेस के, और वो तमाम यही कह रहे हैं कि ये झूठ का पुलिंदा है, बातों की हेरा फेरी है, इसमें कोई दम नहीं है, कोई काम नहीं आने वाला। जितनी बातें कही जा रही हैं सब चुनावी जो है ये जुमले साबित होंगे बाद में। जी देखिए, मैं आम आदमी पार्टी से शुरू करता हूँ। आम आदमी पार्टी पे एक बात और एक कहावत बड़ी फिट बैठती है। हाँ। सूप बोले तो सूप बोले, चालने भी बोले जिससे बेहतर चीज। तो मतलब कहते हैं कि एक व्यक्ति जो महाझूठा है, महाचोर है, महाकरप्ट है, ऐसी पार्टी जिसके सीएम जेल में है, डिप्टी सीएम जेल में है, जिनके अभी एमपी जमानत पे बाहर आए हुए हैं, जिनके मंत्री जेल में हैं, और वो भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाते हैं कि भ्रष्टाचारी। वो पार्टी जो कहती थी कि मात्र आरोप पे इस्तीफा दे देना चाहिए और अपने पद पे बने नहीं रहना चाहिए। अगर पद पे बने रहे हैं इसका मतलब कि व्यक्ति गलत है। आज वो पद पे भी बने हुए हैं, इस्तीफा भी नहीं दे रहे हैं, जेल में भी हैं, जमानत तक नहीं मिल रही है, और आज सिर्फ उनकी जो जुडिशरी कस्टडी है उसको एक्सटेंड किया गया है, बढ़ाया गया है। बार बार कोर्ट ने भी माना है कि ईडी ने क्रेडिबल एविडेंस उनके खिलाफ दिए हैं, क्रेडिबल एविडेंस उनके खिलाफ है, इसीलिए उनको जमानत नहीं दी जाती, इसीलिए उनको प्रोटेक्शन नहीं दी जा सकती, इसीलिए उनको कोई भी राहत नहीं दी जा सकती। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, वो ईमानदार है। पता नहीं कैसे ईमानदार है। और अब वो सत्ता में, पंजाब में सत्ता में, दिल्ली में सत्ता में,
दिल्ली में अब वो कहती है, बहुत अच्छी बात उन्होंने उठाई, स्कूल बंद हो रहे हैं। दिल्ली में कितने सरकारी स्कूल बंद हो गए? दिल्ली में 22,000 से ज्यादा स्कूल में ऐसे टीचर हैं जो एडॉक पे हैं, उनको परमानेंट नहीं किया। 800 से ज्यादा स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे प्रिंसिपल नहीं है, वाइस प्रिंसिपल नहीं है। 1200 स्कूल ऐसे हैं लगभग जहाँ पे साइंस और मैथ के जो कंपलसरी सब्जेक्ट है, जरूरी सब्जेक्ट है, उनके टीचर नहीं। और ये बात करते हैं शिक्षा की। ये आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं जिन्होंने नई बस, जो इलेक्ट्रिक बस दिल्ली को दे दी। एक नई बस केजरीवाल जी नहीं खरीद पाए, एक नई बस 10 साल में। क्यों? और आप तो 15,000 बस खरीदने वाले थे। आधी दिल्ली आज प्यासी है, गंदा पानी पी रही है, खरीद के पानी पी रही है। क्यों पी रही है? क्योंकि आप लोग उनको पानी नहीं दे पा रहे हैं, सड़कें टूटी फूटी पड़ी हैं। दिल्ली आज सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी। क्यों? क्योंकि आम आदमी पार्टी यहाँ पे। देखिए, मोदी जी ने काम किया है, करके दिखाया है, लोग इसलिए विश्वास कर रहे हैं। कांग्रेस जो जरूर बातें कर रही है, क्योंकि कांग्रेस ने 65 साल में नहीं किया। 65 साल में जो वो नहीं कर पाए, उससे ज्यादा 10 साल में आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किया है। इसीलिए वो द्वेष करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, और द्वेष और ईर्ष्या में वो जरूर बातें कर रहे हैं। हमारा जो संकल्प पत्र है वो रोडमैप दिखाता है और वो गारंटी देता है कि जो हमने 10 साल में किया है उससे ज्यादा स्पीड से हम लोग आने वाले समय में 5 साल में काम करेंगे। और ठीक है, वाइंड अप की तरफ बढ़ेंगे। बबीता जी, कोई रिएक्शन देना चाह रही है? थोड़ा जल्दी से अपनी बात रख लीजिए प्लीज। सबसे पहले तो मुझे ऑब्जेक्शन है, इन्होंने चोर किस बिना पे कहा? अब तक कोई भी उनके खिलाफ ना तो सबूत है उनके पास, वो सिर्फ अभी तक इल्जाम है। बिल्कुल सही है, अभी तक इल्जाम है, कोई आरोप साबित नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक बात है, कोई आरोप साबित नहीं हुआ। और ये एक मुख्यमंत्री के बारे में इतनी घटिया लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे मुझे बड़ा ऑब्जेक्शन है। और जहां तक तमाम लोगों को सिलेंडर लोगों को फ्री दिया गया, क्या आज गरीब लोगों की इतनी हैसियत है कि वो 1,000 रुपए का 1,100 रुपए का सिलेंडर भरवा सके? अब मोदी जी ने महंगाई के लिए तो कुछ भी नहीं किया, बातें बड़ी बड़ी करते हैं, भ्रष्टाचारियों से इतना इतना चंदा लेते हैं और फिर इनके प्रवक्ता बैठ के बोलते हमें चोर बोलते हैं। आप ये बताइए कि सबसे बड़ा चोर कौन है आज के टाइम में देश का, जो लाखों करोड़ों का चंदा माफ करते हैं? ठीक है, देखिए, वो जो चंदा आया तो मेरा ख्याल के तमाम पार्टियों के पास गया है, तो वो लाखों करोड़ों का नहीं था, वो कुछ 1,000 करोड़ का चंदा था। वो सब में डिस्ट्रीब्यूट, यानी अलग अलग पार्टियों को मिला है। जाहिर तौर पर सबसे ज्यादा जो मिला है वो बीजेपी को है, जो रूलिंग पार्टी है, मगर कांग्रेस को भी मिला है, आरजेडी को भी मिला है, और तमिल जो वो है अपना तृणमूल कांग्रेस है उसको भी मिला है, बीआरएस को भी मिला, तमाम पार्टियों को मिला है अलग अलग, कम ज्यादा किसी को हो सकता है। अखिलेश जी क्या कहेंगे, क्या फाइनल कमेंट्स है कम से कम अल्फाज में? पीडीए एक तरफ, इंडिया ब्लॉक है एक तरफ, ये है मोदी की गारंटी, क्या कहेंगे कम से कम अल्फाज में? बीते आप 10 सालों की बात करके आए और 1947 की आप बात करते हैं, 2047 की। 2047 तक का मेरा ये एजेंडा है। और इस देश का जो किसान है और जो मजदूर है, जो दलित है और जो पिछड़ा है, आप कहते हो कि दलहन और तिलहन में हम आत्मनिर्भर बनाएंगे, लेकिन आप ये नहीं बताते कि ये होगा कैसे। आपने अभी तक इनको कोई बोनस इनको देंगे, इनकी खरीद करेंगे, उस पर आपका कोई एजेंडा नहीं। किसान आपका 23 रुपए प्रतिदिन में जीवन जी रहा है। कृषि के उत्पाद और उनकी मशीनरी पे 18, चूंकि वक्त की कमी है, आखिरी रिएक्शन में, ठीक है, सबने अपनी बातें रख चुकी है, आखिरी रिएक्शन में रजा हुसैन रिजवी साहब आपसे लूंगा। मैनिफेस्टो जारी होते हैं, जाहिर तौर पर हर पॉलिटिकल पार्टी अपने हिसाब से अपनी बातें रखती है पब्लिक के लिए, और उसके हिसाब से फिर वोट हासिल करने की कोशिश की जाती है। मैनिफेस्टो पर कैसे नजर रखी जाए इंतखाबात के बाद, इलेक्शन के बाद? क्या सिविल सोसाइटी कैसे उसमें रोल अदा कर सकती है? रूलिंग पार्टी जो भी होगी, जो भी इलेक्शन जीत जाएगी, उसका मैनिफेस्टो था, उस पर पूरी तरीके से अमल हो, उस पर आम लोग, जिम्मेदार लोग कैसे रोल अदा कर सकते हैं? होता है घोषणा पत्र, संकल्प पत्र, ये आपने पहले भी शुरू भी कहा है जी जी, और वो सही है। हाँ। कि संकल्प पत्र पर बहुत ज्यादा जो आम वोटर है, हाँ, वो इस पर बहुत ध्यान नहीं देता, लेकिन पार्टियां अपना करती हैं। जो बीच में जो काम होते रहते हैं और जिसकी चर्चाएं बहुत होती हैं, आम जनता के दिमाग में वही चर्चाएं रहती हैं, हाँ, और उस चर्चाओं के आधार पर ही वो वोट कास्ट करती है। अब जैसे इन्होंने एक चीज कहा कि साहब भ्रष्टाचार पे हम प्रभावी अंकुश लगाएंगे, ये इनका बहुत अच्छा। पेपर लीक, इसके मतलब भारतीय जनता पार्टी ने समझा कि जो पेपर लीक उत्तर प्रदेश में हुआ है, उन्होंने कहा पेपर लीक में हम सख्त कानून बनाएंगे। यानी कहीं ना कहीं इसको पता चला है कि इस पर अदालती कार्रवाई जो है हम सख्ती से लागू कराएंगे, अदालती कार्रवाई। दूसरा, 2036 में जो है ओलंपिक कराने के लिए, मेजबानी के लिए भी इन्होंने अपनी तरफ से बात कही है, और बिरसा मुंडा जनजातीय कल्याण वर्ष 2025 में मनाने की इन्होंने कही। तो कहीं ना कहीं जो है हर आदमी का आप कह रहे हैं कि प्रोग्रेसिव मैनिफेस्टो है बीजेपी का, और उसके ऊपर जो है वो अमल करेंगे। लेकिन जाहिर तौर पर जैसा जो स्टडी बताती हैं, वो तमाम स्टडीज यही कहती हैं कि 3 से 4%
लोग ही मैनिफेस्टो जो होते हैं, जो भी घोषणा पत्र होते हैं, उनको अलग अलग नाम दिया जाता है, उस पर यकीन करते हैं। लेकिन ये तो जिम्मेदारी पॉलिटिकल पार्टियों की है, उनके साथ साथ सिविल सोसाइटीज की भी है कि जो भी घोषणा पत्र में, मैनिफेस्टो में, मंशूर में बातें कही जाए, लिखी जाए, वादे किए जाए, उनके ऊपर पूरी तरीके से अमल हो। और उस अमल को कराने के लिए आम लोगों को बेदार होना, जागरूक होना बहुत जरूरी है। मैं तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूं। अहम मुद्दा था, तमाम लोगों ने अपनी अहम बातें रखी। जाहिर तौर पर सियासत है, सियासत तो यूं ही चलती रहेगी, इंतखाबात का वक्त है, अभी बहुत सारी बातें और आएंगी जिनके ऊपर चर्चा होगी। आज की हम इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नए मेहमानों के साथ। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।